बात कुछ इस तरह से है कि 1993 या 94 चल रहा था और हम लोग इंटीरियर सिंध से बलूचिस्तान का सफ़र कर रहे थे। जो लोग इंटीरियर सिंध में रहा करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जब आपको बलूचिस्तान ख़ास तौर पे डेरा बुगटी जाना होता है तो एक रास्ता है जो कि कश्मीर के ज़रिए वहाँ की तरफ जाया करता है। तो आम तौर पे उस दौर में इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था। ये जो रास्ता था ये दरअसल एक शॉर्ट रास्ता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि जो रास्ता था ये मुकम्मल तौर पे वीरान और सुनसान इलाका था। या आप कह सकते हैं कि जहाँ तक सिंध मौजूद था वहाँ पे ज़रा रौनक थी, लेकिन जैसे ही बलूचिस्तान का एरिया या उसके करीब हम पहुँचा करते थे तो निस्बतन जो सड़कें थीं वो बहुत ज़्यादा वीरान थीं। सराउंडेड एरिया में दरख्त ही दरख्त या पहाड़ी पहाड़ मौजूद थे और एक अजीब सा आलम था, एक हूँ का आलम था जो वहाँ पे दिन के औकात में भी महसूस किया जाता था। तो वैसे ही जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर के करीब थे या कश्मीर से कुछ आगे थे। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। हमारे पास जो गाड़ी मौजूद थी बेसिकली एक जिसे आप बोलान कहते हैं या जिसे आप डब्बा कह सकते हैं, इस तरह की गाड़ी थी और इस गाड़ी के अंदर हम 6 या 7 अफराद मौजूद थे। सफ़र बड़ा हसीन गुजर रहा था और हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और हमारा ये ख्याल था कि खैरियत से हम लोग डेरा बुगटी पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ एकदम से ऐसा हुआ कि जिसने हमारे ताने बाने हिला के रख दिए। हुआ कुछ इस तरह से कि जब हम उस सुनसान सड़क पे या उस सुनसान रोड पे मौजूद थे तो मैं अक्सर, मेरी आदत है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो बैक वाली सीट पे या आखिरी वाली सीट पे खिड़की खोल के बैठा करता हूँ। वैसे ही मैं आखिरी सीट पे मौजूद था, मैं सबसे पीछे था और जो लोग सुजुकी में या इस तरह की गाड़ी में सफ़र करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जब आप पीछे बैठते हैं तो बैक साइड पे भी नज़र डालते रहते हैं। मैंने एक शॉल या अजरक ओढ़ी हुई थी और इसी दौरानी में जब मेरी नज़र एकदम से पीछे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि 2 ऑब्जेक्ट हैं जो दूर से बज़ाहिर सफ़ेद कलर के लग रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2 लंबे लंबे से आदमी हैं जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं। वो मुसलसल हमारी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लगा कि वो चल रहे हैं या उनकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनके ऊपर मज़ीद गौर किया तो मुझे अंदाज़ा होने लगा कि जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से ये दोनों आदमी हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अब अगर आप गाड़ी की स्पीड देखें जो कि 60 या 70 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो इस रफ्तार से किसी आदमी का चलना या दौड़ना नामुमकिन हुआ करता है। जैसे जैसे ये आदमी करीब आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि जो हमारी गाड़ी की रफ्तार है वो मज़ीद कम हो गई है या फिर कम से कम ये जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं इनकी स्पीड डबल हो चुकी है। एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों जो अफराद थे जो कि मुसलसल हमारे पीछे भाग रहे थे, ऐसा लगा जैसे हमारे और उनके दरमियान मुश्किल से 50 या फिर 60 फीट का फासला मौजूद था और अब लग रहा था कि किसी भी लम्हे ये एकदम से हमें आके पकड़ लेंगे। इसी दौरानिए में देखते ही देखते हम सब ने देखा, यानी कि मैं तो देख रहा था, मेरे बाद मैंने सब लोगों को वहाँ की तरफ इशारा किया तो मेरे साथ साथ उन लोगों ने भी देखा कि इनके जो कद थे वो तकरीबन 8 या 9 फीट के बराबर थे। हैरान कुन तौर पे इनकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था जैसे लाल आंखें हैं या इनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही है। ये लोग जैसे जैसे मज़ीद करीब आ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे इनका कद मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इसी दौरानिए में जो हमारे साथ एक साहब मौजूद थे जिन्हें हम हाफिज़ साहब कहा करते थे, उन्होंने हम सबको कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। अब जैसे ही हम में से जिन लोगों को आयतुल कुर्सी आती थी उन लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो इसी दौरानिए में वो दोनों जिन या जो भी मखलूक़ात थीं जिन्हें आप छलावा भी कह सकते हैं, ऐसा लगा आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी स्पीड कम हो गई है। कुछ देर के यानी मुश्किल से 1 मिनट के बाद जब हमने वापस से पीछे की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था देखते ही देखते ये दोनों जन्नात गायब हो चुके हैं। अब हमें निस्बतन सुकून महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी मखलूक़ात थीं ये हमारी जान छोड़ चुकी हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही हमने 3 या 4 किलोमीटर का रास्ता मज़ीद तय किया तो उसके बाद हमारी जो सुजुकी थी या जो भी बोलान थी उसके ऊपर ऐसा लगा कोई भारी सी चीज़ आके गिरी है और जो भी चीज़ उसके ऊपर आके गिरी थी वो इस कदर ज़ोर से आके गिरी थी, ऐसा लगा जैसे पूरी गाड़ी में कोई धमाका हो चुका है या पूरी की पूरी गाड़ी लरज़ चुकी है। अच्छी बात ये थी कि जो भी साहब
गाड़ी चला रहे थे वो ना सिर्फ एक्सपर्ट थे, बल्कि उन्होंने जैसे तैसे करके इस गाड़ी की स्पीड को मेंटेन किया। अल्लाह अल्लाह करके जब एक जगह जहाँ पे ढाबा मौजूद था वहाँ पे ज़रा सी रौनक नज़र आई, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया। आप यकीन करें कि जब उस गाड़ी को साइड में रोका गया या साइड में लगाया गया और उसके बाद जब गाड़ी को ऊपर से देखा गया, तो ऐसा लग रहा था जो ऊपर का हिस्सा है जिसे आप छत कह सकते हैं वो बाकायदा दबी हुई थी, यानी कि कम से कम 100 किलो या इससे ज़्यादा का वज़न इसके ऊपर आके गिरा था। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि ऊपर कुछ भी ऐसी निशानी या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि बिलाखिर गाड़ी के ऊपर जो आके गिरा था वो क्या चीज़ थी या फिर क्या मखलूक थी। अब यहाँ से जो डेरा बुगटी का रास्ता था, कुछ देर रुकने के बाद हमने दोबारा से सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे एक अजीब सी मतली सी हम सबको महसूस होना शुरू हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा आया कि हमें लग रहा था जैसे हम लोग डेरा बुगटी नहीं पहुंच पाएंगे। हम सब की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी, हमें ऐसा लग रहा था जैसे बुखार हमारे ऊपर तारी हो चुका है और कुछ अजीब सा दर्द है जो हम सबको महसूस हो रहा था। खैर इसी रास्ते में इत्तफाक से एक बहुत बड़े हकीम बैठा करते थे जो कि आमतौर पे फजर की नमाज के बाद अपनी खदमात अंजाम दिया करते थे। अब ये जो हाफिज़ साहब थे इन्होंने अपने तौर पे पहले दम दुरूद किया और उसके बाद उन्होंने हम सबसे कहा कि अभी फ़िलहाल मज़ीद आगे बढ़ना ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, जब यहाँ पे फजर की अज़ान होगी वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद ये जो हकीम साहब हैं या जो भी तबीब हैं जो कि बहुत मशहूर थे, जो कि वहाँ पे बैठा करते हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। खैर जैसे तैसे करके ये जो भी टाइम था वो गुज़रा और जब फजर की नमाज़ हुई तो नमाज होने के तकरीबन आधे घंटे के बाद वो जो भी तबीब या हकीम थे वो अपनी सीट पे आके बैठ चुके थे। हालांकि हम वहाँ पे बहुत देर से मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग थे जो कि लाइन लगा के उनके सामने बैठे हुए थे। खैर हम भी उनके सामने बैठ गए और हम वेट कर रहे थे कि जब वो इशारा करेंगे तो हम उनके पास चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि कुछ देर के बाद जब उनके एक असिस्टेंट ने या उन्होंने हमें इशारा किया, तो जैसे ही हम सब उनके सामने जाके बैठे, तो इससे पहले कि हम उन तबीब को, उन हकीम को कुछ बताते, वो हमें देख के मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने कहा कि बेटा, रात में जो 2 लोग तुम्हारे पीछे आ रहे थे वो शरारती जिन्नात थे, या उनको तुम छलावा भी कह सकते हो। अल्लाह ताला को तुम्हें बचाना मकसूद था, लिहाजा तुम वहाँ से बच के यहाँ पे आ गए। आम तौर पे इस तरह के छलावे आपके पीछे लगते हैं और आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया करते हैं और इस स्पीड बढ़ाने की वजह से आपका एक्सीडेंट होता है और आपकी इस वजह से डेथ हो जाती है। हालांकि आपकी मौत के जो जिम्मेदार हैं वो ये छलावे हुआ करते हैं। खैर उन्होंने अपने तौर पे हम पे दम दुरूद किया और कुछ अजीब सा सफूफ था या कुछ अजीब सा मंजन टाइप की चीज़ थी वो उन्होंने हमें दी और हमें कहा कि इस पूरे रास्ते में या कल तक आपको इसको थोड़ा थोड़ा खाना है। अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से जब हम डेरा बुगटी पहुँचे तो उसके बाद जो हम सब की तबीयतें थीं वो कदरे बेहतर हो चुकी थीं। ये स्टोरी हमें आदिल साहब ने हैदराबाद लतीफ़ाबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ तो हैदराबाद से है, लेकिन इन्होंने 2003-2004 में कराची के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। तो इसी एप्लीकेशन के टाइम में इनको एक कॉल रिसीव हुई और इनको कहा गया कि कराची के अंदर जो साइट एरिया है वहाँ पे इनको कुछ इंटरव्यूज़ देने हैं। बेसिकली एक बहुत बड़ी सी टेक्सटाइल फर्म थी और उनका एक प्रोसेस था कि आपको 3 या 4 इंटरव्यूज़ देने होते थे। ये बताते हैं कि इत्तफाक से कराची के अंदर हमारा कोई भी जानने वाला नहीं था। खैर काफ़ी ताल्लुकात के बाद मुझे बताया गया कि बल्दिया टाउन के अंदर एक घर मौजूद है जहाँ पे 2 कमरे आप रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं हैदराबाद का रहने वाला था। जब मुझे कराची में रिहाइश का इंतज़ाम हुआ और मेरे लिए आसानी हो गई कि मैं 2-4 दिन, 6 दिन उन कमरों के अंदर रह सकता हूँ, तो मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस इंटरव्यू से एक दिन पहले मैंने जो भी तैयारी थी वो मुकम्मल की और अपना जो भी सामान था या छोटा सा जो बैग था उसको लेके कराची के लिए रवाना हो गया। जब मैं हैदराबाद से रवाना हुआ था तो रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था
और मेरा ख्याल था कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं खैरियत से कराची पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही हुआ कि जब मैं सुपर हाईवे पे, या जिसे आप लासिफ कहते हैं, उस बस अड्डे पे उतरा तो रात के तकरीबन 11:30 12 बजे का टाइम था। बहरहाल जब मैं स्टॉप पे उतरा तो वहाँ पे उतरने के बाद सामने रक्शे खड़े हुए थे। मैंने एक रक्शा पकड़ा और रक्शा लेके बल्दिया टाउन के लिए रवाना हो गया। रक्शे वाले का कहना था कि उस जगह से जहाँ पे मैं उतरा था, बल्दिया टाउन का जो रास्ता है वो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, और इंशाल्लाह मैं 12:30 1 बजे तक खैरियत से उस घर में या उन कमरों में पहुँच जाऊँगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब मैं उस एरिया के अंदर, यानी उस बिल्डिंग के पास पहुँचा जहाँ पे मुझे रिहाइश अख्तियार करनी थी, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि बेसिकली ये जो घर है ये ग्राउंड +2 है, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 कमरे खाली हैं जिन कमरों की मुझे चाबियाँ दी गई थी। अगर आप बाकी घर की बात करें तो ये जितना भी घर था, इस घर के अंदर सामान मौजूद था, या अल्लाह जाने किस वजह से इस पूरे घर को या इन कमरों को लॉक रखा गया था। खैर जब मैं घर के अंदर गया तो अंदर जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे वो 2 कमरे मौजूद थे, उन कमरों का मैंने ताला खोला, और ताला खोलने के बाद अपना जो सामान था उसको साइड में रख दिया। अच्छी बात यह थी कि इस घर के या इस कमरे के अंदर पहले से ही एक पलंग पड़ा हुआ था और उसके ऊपर बिस्तर मौजूद था। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रुक के जा चुके हैं। खैर मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद मुँह हाथ वगैरह धोया और उसके बाद सोने की तैयारी करने लगा। अब जाहिर सी बात है, नया शहर, नई जगह, नया रूम, और अजीब बात यह थी कि इस पूरे घर में मैं अकेला मौजूद था, तो एक अजीब सी घबराहट थी जो मुझ पे तारी थी। खैर मुझे किसी भी तरह यहाँ पे 2 4 5 रातें गुजारनी थी, और जो मेरा मकसद था उसमें कामयाबी हासिल करनी थी। खैर मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करवटें बदल बदल के सोने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ना ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही लग रहा था कि मुझे इतनी जल्दी नींद आने वाली है। अब मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था कि रात के 3 साढ़े 3 बज चुके हैं। अगर मैं इसी तरह जागता रहूँगा तो अगले दिन जहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है वहाँ पे बिलाखिर कब और कैसे पहुँचूँगा। खैर मेरे पास एक रेडियो सिस्टम मौजूद था। उस रेडियो सिस्टम को, जो कि सेल पे चला करता था, मैंने ऑन कर दिया और रात में जैसे कि शो आया करते थे उनमें से कोई शो लगाया और सुनने लगा। आमतौर पे हैदराबाद में भी अक्सर जब मुझे नींद नहीं आती थी तो रात के औकात में मैं रेडियो प्ले करके गाने वगैरह सुना करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे गाने सुनते हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे दरवाजे को पीट रहा है, और अगर मैंने खड़े होके इस दरवाजे को नहीं खोला तो हो सकता है कि दरवाज़ा तोड़ के या कैसे भी वो अंदर आ जाएगा। जाहिर सी बात है उस दौर में यहाँ पे लिसानी फसादात अपनी जगह मौजूद थे। एक अजीब सी कन्फ्यूजन थी, एक अजीब सा खौफ था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। खैर बहुत देर तक, यानी आप कह सकते हैं कि 2 या 3 मिनट तक मुसलसल जब ये आवाज़ चलती चली गई और मुसलसल ऐसा लगता रहा कि कोई ज़ोर ज़ोर से कभी दरवाजे को कभी विंडो को पीट रहा है, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोला। अब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सामने कोई होगा, कोई बताएगा कि मैं किसी परेशानी में हूँ, मेरी मदद कर दें, या हो सकता है कि पुलिस हो या इलाके के जो भी लोग हैं वो चेक करने आए हों कि कौन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरे देखने के बावजूद ना ही मुझे कोई नज़र आया और ना ही लग रहा था जैसे कोई यहाँ पे मौजूद था। अब 3:45 बजे का टाइम था और फजर होने में मेरा ख्याल है कि 1.5 या 2 घंटे बाकी होंगे। मैं दोबारा से पलंग पे आके लेट गया और मुख्तलिफ सवालात थे जो मेरे जहनों में मौजूद थे। मैं जैसे तैसे कोशिश कर रहा था कि फ़जर की अजान हो जाए ताकि उसके बाद फिर सुबह हो जाएगी और सुबह के बाद मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दूंगा। इसी दौरानिए में मैं जहाँ पे लेटा हुआ था वहाँ से मुझे जो मेरे कमरे का दरवाज़ा है वो एग्जैक्टली सही तरह से नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कमरे के बाहर से बार बार कोई गुजरता हुआ जा रहा है। अगर कोई कमरे के बाहर मौजूद हो तो आपको गेट के अंदर जो झिर्री मौजूद होती है वहाँ से रोशनी के ज़रिए पता चल जाता है कि कोई मौजूद है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि 5 या 6 मिनट तक मुसलसल मैं इस चीज़ को नोट करता रहा
और उसको नोट करने के बाद फाइनली जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ आखिर कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। अब जैसे ही मैं बाहर आया तो सिनेरियो सेम था, वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुसलसल किसी के बातें करने की या चैंटिंग करने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कन्फर्म कोई ना कोई है जो यहाँ पे मौजूद है और यकीनन वो बार बार मुझे अपने होने का एहसास दिला रहा है। इसी दौरानी में बारी बारी जब मैं एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह और फाइनली उस जगह पे आया जहाँ से स्टेयर्स के ज़रिए रास्ता ऊपर जाया करता था, तो जैसे ही मेरी नज़र स्टेयर्स की तरफ पड़ी, यानी उन स्टेयर्स की तरफ जो ऊपर जाती हैं, तो मैंने देखा कि सामने यानी शुरू में ही एक छोटा सा बच्चा जो कि मुश्किल से 9 या 10 साल का होगा, ऐसा लग रहा है जैसे उसने सफ़ेद कलर का कफन पहन रखा है और वो सीढ़ियों के शुरू में मौजूद है। हालांकि जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी वहाँ पे इस कदर अंधेरा था कि बमुश्किल आप उस तरफ या उस हिस्से में किसी को पहचान पाते थे। खैर, जैसे ही मैंने उसके बाद मज़ीद ऊपर देखा तो मैंने देखा कि उसके ऊपर एक और आदमी, फिर एक और औरत, इस तरह तकरीबन 7 या 8 लोग न सिर्फ इन सीढ़ियों पे बारी बारी लाइन से बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं इन तमाम लोगों ने कफन पहन रखा है। अजीब बात यह थी कि इन तमाम लोगों के जो चेहरे थे इस अंधेरे में भी वाज़े तौर पे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था या तो बहुत ज़्यादा वाइट हैं या फिर येलोइश टाइप के चेहरे थे। कुछ अजीब तरीके से लंबी लंबी सी इनकी नाकें थीं और कुछ देर के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ यह हकीकत है या सरासर मेरा वहम है या फिर मैं नींद के अंदर हूँ। खैर, अगले ही लम्हे जैसे ही मुझे यकीन आया कि मेरे सामने जो मखलूक़ात बैठी हुई हैं ये कम अज़ कम इंसान नहीं है। अल्लाह जानता है कि किस तेज़ी के साथ जैसे तैसे करके मैं वापस कमरे के अंदर आया। सामने जो मेरा बैग पड़ा हुआ था, मैंने उस बैग को उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दी। जैसे तैसे करके जब मैं स्टेयर्स के रास्ते से नीचे आया तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैं नीचे आया तो सामने एक चौकीदार खड़ा हुआ था जो कि शायद इसी इलाके का चौकीदार था। वो वैसे ही टिपिकल अंदाज में साइकिल पे मौजूद था, उसके हाथ में एक सीटी मौजूद थी और जब उसने मुझे इस अबंडेंट हाउस से या इस बंद घर से बाहर आते हुए देखा तो उसने मुझसे पूछा कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने उसको बताया कि मैं हैदराबाद से आया हूँ और ये किसी जानने वाले का घर है। तो उसने मुझे कहा था कि यहाँ पे 2 कमरे मौजूद हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ जाके रुक जाओ। ये सुनने के बाद वो कहने लगा कि भाई साहब, आपको यहाँ पे आने से पहले कम से कम इस घर के बारे में, ख़ास तौर पे इस फर्स्ट फ्लोर के बारे में कोई ना कोई मालूमात लेनी चाहिए थी। जिस घर में आप रुके हुए थे या जिन कमरों में आपने स्टे किया था, कहा जाता है कि अब से 20 साल पहले से ये ना सिर्फ खाली हैं बल्कि इस घर के अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को कत्ल किया गया है। इसके साथ साथ एक और वजह भी है, क्योंकि जिस एरिया में या जिस जगह वो घर मौजूद था, बताया जाता है कि उसके बहुत ही करीब एक बहुत बड़ा सा कैंप था जिसे मुहाजिर कैंप कहा करते थे। गए वक्तों में जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल व गारतगरी हुई थी तो उनको कत्ल करने के बाद अक्सर उस मुहाजिर कैंप के एरिया में मुख्तलिफ नालों में मुख्तलिफ जगहों पे फेंक दिया जाता था। तब से इस पूरे एरिया में अक्सर रात के औकात में न सिर्फ इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं बल्कि कभी कभी आपको इस तरह की चीज़ें भी नज़र आती हैं जो बज़ाहिर देखने में इंसान लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके मज़ीद करीब जाते हैं तो पहला इंप्रेशन यही लगता है कि जैसे कोई ज़ख्मी इंसान है जो यहाँ पे मौजूद है और उसको मदद की ज़रूरत है। और जब आप उनके बिल्कुल करीब जाते हैं तो वो आपके सामने देखते ही देखते गायब हो जाते हैं।